जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब है संविधान सभा। हमने इसके पहले पढ़ा था द पथ टू कॉन्स्टिट्यूशन और देखा था कि कैसे समस्याओं का सामना करने के बाद भारत के लोगों ने भारतीय संविधान के प्रति सतर्कता दिखाई और साथ ही साथ इन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में अपने आप को आगे बढ़ाया। इसमें हमने इस बात को भी जाना था कि कैसे वे लोग जो ब्रिटिश सरकार के तहत काम किया करते थे, वो लोग वहाँ से प्राप्त हुए अपने अनुभव का प्रयोग भारतीय संविधान को लिखने के लिए करते हैं। साथ ही साथ वो अन्य दूसरे नियमों को भी अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित करते हैं, लेकिन उस नियम को अपने संविधान में सम्मिलित करने से पहले वो उस नियम का अच्छे तरीके से जायज़ा भी करते हैं। वो उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर उस नियम के पक्ष में भी बात आता है और उसके विपक्ष में भी लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन जब वो उस नियम को परख लेते हैं कि ये नियम हमारे लिए सही है, तो वो उस नियम को भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लेते हैं। और इसके बाद अन्य सारी चीज़ें भी हमने इस टॉपिक में पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम हिंदी में संविधान सभा कहते हैं। हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अब इसमें हमारा पहला सवाल ये है कि संविधान को लिखने वाले कौन थे। और ये संविधान और कहीं का नहीं बल्कि भारत का संविधान, यानी कि भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन थे। यू विल फाइंड हेयर ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे उन सभी विशेष लोगों के बारे में, उस प्रमुख भूमिका के बारे में जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, और इस टॉपिक में हम संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप में जानकारी हासिल करेंगे। द ड्राफ्टिंग कमेटी of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly। अर्थात कि जो चुने हुए प्रतिनिधि थे और इनकी जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे ही हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। अर्थात कि वे सभी लोग जो चुनकर आए हुए थे और एक साथ मिलकर संविधान को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उस संविधान को लिखने वाले जिन सभा में जिन व्यक्तियों को चयनित किया गया था, उन्हें हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है। असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया था। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और इसके तुरंत ही बाद हमने देखा कि इसकी पहली मीटिंग होती है, और वो कब होती है, तो दिसंबर 1946 में। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए, और उस संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो दिसंबर माह में 1946 में कराया गया था। और इसके तुरंत बाद हमने देखा कि कैसे हमारा देश, जो इससे पहले अपने देश के लिए बिना धर्म के नाम पर बटे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे की नीति से लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम उस संघर्ष के परिणाम के पास पहुंचते हैं, तो हमारे भारतीयों को दो भागों में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और फिर हमने क्या देखा कि जुलाई 1946 में
संविधान सभा को जब चुन लिया गया तो उसके बाद इनकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई और इसके तुरंत बाद ही देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक का नाम भारत और दूसरे का नाम पाकिस्तान हुआ। अब हमने देखा कि किस तरीके से देश दो हिस्सों में भारत और पाकिस्तान में बट गया। तो इसका मतलब कि इससे पहले जो सभी संविधान सभा में उपस्थित लोग थे वो भी अब दो हिस्सों में बट जाएंगे और हमारा जो भारत की संविधान सभा था अब वो पाकिस्तान की संविधान सभा और भारत का संविधान सभा के रूप में बढ़ चुका था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. और फिर हमने देखा कि भारतीय संविधान को लिखने वाली जो सभा बनी उस सभा में 299 सदस्य थे और इन्होंने अपने बहुत कठिन परिश्रम के बाद 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा भी कर लिया। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे जुलाई में उस सभा का गठन किया गया, दिसंबर में पहली मीटिंग हुई और 26 नवंबर 1949 को उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, अर्थात कि उन्होंने संविधान को लिखकर तैयार कर दिया। अब इस तरीके से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन की याद में To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. और इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो सीधी सी बात आप कहानी की तरह सुना सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो भी चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा बनी जिन्होंने संविधान को लिखा और उसी सभा में जो लोग उपस्थित थे जिन्होंने संविधान को लिखा, तो हम उसी सभा को उसी संविधान के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम जिन्होंने किया था उन्हें हम संविधान सभा कहते हैं। और फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव किया गया और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुआ और इसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि कैसे धर्म के नाम पर भारत के दो टुकड़े कर दिए गए। इस तरीके से एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान बना, मतलब कि हमारे संविधान सभा में उपस्थित लोग भी दो भागों में बट गए। एक भाग जिन्हें हम पाकिस्तान संविधान सभा के नाम से जानते हैं और दूसरा जो भारतीय संविधान सभा का नाम था। अब हमने देखा कि दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग तो यहाँ पे हुई और इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया और अंततः 26 नवंबर 1949 को इन्होंने संविधान को लिखकर तैयार कर दिया। और फिर हम उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू करा दिया गया। इसके पीछे भी विशेष तर्क है, हम सब और भी डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में तो जानेंगे। फिलहाल 9th क्लास के लिए इतना पर्याप्त है और यही कारण है कि 26 जनवरी को हर एक साल हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 7 decades ago? अब यह सवाल ये बनता है कि इस सभा द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? पहला सवाल। We have already noted one reason above, और हमने पहले ही एक कारण का जिक्र ऊपर भी किया है कि हमने इस संविधान को क्यों मानते हैं। इस संविधान की किसी भी देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था लाने, लोकतांत्रिक माहौल उत्पन्न करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका जिक्र हमने पहले भी किया है। The Constitution does not reflect the view of its members alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. अब मैं अगर बात करूं कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, बल्कि उस सदस्य को जिस कंस्टिट्यूएंसी से, जिस क्षेत्र से चुनकर भेजा गया है, वो
पूरे क्षेत्र के विचार को वहाँ पे प्रदर्शित करता है। दुनिया के कई देशों में हमने संविधान के बारे में पढ़ा है, जाना है और समझा है कि दुनिया के कई देशों में संविधान जब लिख दिया जाता है तो उसके बाद वो अलग अलग प्रकार के उसमें बदलाव भी करते हैं। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में जो दर्ज उनकी कुछ बुनियादी नियम थे, बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी लोग, समूह या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि किस तरीके से संविधान को बनाया गया और तुरंत ही हमने उसे इम्प्लीमेंट भी करा दिया। और दुनिया के दूसरे देश में हमने देखा था कि कैसे संविधान तो बनता है लेकिन वहाँ के समूह और वहाँ की जनता के द्वारा कई ऐसे नियम वहाँ पर उत्पन्न होते हैं जो कि वहाँ के जनता को मंजूर नहीं होता है और उन्हें बदलने पे मजबूर कर दिया जाता है, मजबूर होना भी पड़ता है। इससे पहले हमने जिक्र किया था कि हमारे संविधान को डिस्कस करने से पहले, लिखने से पहले ये जो इतना लंबा समय लगा है, इस समय में लोग जो भी बैठे हुए थे वो अलग अलग पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से चुन के आए थे। अब वो कंस्टिट्यूएंसी से चुन के अगर आए हैं, एक क्षेत्र से कोई चुन के गया है एक व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है वो उन सभी नियमों पर बहुत ही बारीकता से ध्यान देगा जो कि उसके क्षेत्र के प्रति है, क्षेत्र के लिए है। अब मैं अगर किसी क्षेत्र से गया हूँ तो मैं उस सभी नियम को बहुत ही बारीकता के साथ ध्यान में रखूँगा कि इस नियम का मेरे क्षेत्र के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि मैं एक व्यक्ति उस संविधान सभा में था, लेकिन ओपिनियन तो मेरे पूरे कंस्टिट्यूएंसीज के सिटीजन का है, सभी लोगों का मत है, सभी लोगों का विचार, क्योंकि उन्होंने मुझे इसीलिए चुन के भेजा है कि मैं वहाँ जाने के बाद जो कुछ भी करूँगा उनके भलाई के लिए ही करूँगा। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से हमने बहुत ही बारीकता से सब कुछ ध्यान दिया और अपने संविधान को तैयार भी किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ mere piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. हमने देखा कि कई देशों में संविधान है पर वह बिल्कुल एक कागज के टुकड़े के समान है, एक किताब के समान है, उस किताब के समान है जिसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, उस कागज के टुकड़े के समान है जिसे हम देखकर फेंक देते हैं, या फिर उस किताब के समान है जिसे हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसमें लिखे हुए नियम को अपने व्यक्तित्व में लाना भी नहीं चाहते। ऐसा कई देशों के संविधान में हमें देखने को मिलता है। इससे पहले हमने लोकतांत्रिक या फिर लोकतंत्र चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कि संविधान होता है लेकिन वो लोग फॉलो नहीं करते। और इसी बात को सोचते हुए एक स्टेटमेंट भी मैंने बताया था कि अगर कोई देश जिसके पास संविधान है तो वो लोकतांत्रिक देश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस पर कि वो उसे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा देश जो कि एक लोकतांत्रिक देश है तो जरूर ही वहाँ पे संविधान है और उसे वो फॉलो भी करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे देश में देखने को मिलता है कि जो संविधान है वो कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह है, किताब की तरह दस्तावेज भर ही है, उसका यूज़ वहाँ पे नहीं करते हैं। हमारे कोई भी उस पर आचरण नहीं करता है, विश्वास ही नहीं करता है। लेकिन हमारे संविधान का अनुभव बिल्कुल ही अलग रहा है, जैसा कि हमने इसके बारे में जाना है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि समय को बीतने के बाद अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ नियमों पर सवाल तो उठाए थे, लेकिन किसी भी बड़े सामाजिक समूह या फिर राजनीतिक दल ने खुद संविधान पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। एक दो क्वेश्चंस उठते हैं लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे नहीं जो कि हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या को उत्पन्न कर दें, ठीक है। और इसी तरीके से कहते हैं इन्हीं सभी चीज़ों को कि ये हमारे यहाँ की कुछ असाधारण उपलब्धियाँ हैं। The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represent the people of India. और दूसरा कारण हमारे संविधान को स्वीकार करने का ये है कि जो हमारे संविधान सभा में लोग चुनकर आए थे वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का विचार लेके नहीं आए थे, बल्कि वो लोग पूरे भारत देश को ही वहाँ पर स्थापित कर रहे थे, पूरे भारत देश के विचार को वहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा
भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। वो वहाँ के लोगों के बारे में ही सोच समझकर बातों को रख रही थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा लाइन है वो ये कहता है कि देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, सो द कंस्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above. अब उस समय की बात करें अगर हम, तो कोई वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए जो संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे. इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय कह सकते हैं हम असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं. यानी कि इसके पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में पढ़ा था, समझा था. तो यहाँ पर जो संविधान सभा बना था इसको कोई डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आया था कि हाँ सभी लोग, जनता जाएगा और जाने के बाद वहाँ पे वो वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ. डायरेक्टली चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि इनडायरेक्टली चूज करके वो लोग चले आए थे. This ensured a fair geographical share of members from all the region of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle. But the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms too, the assembly represented members from different language group, caste, classes, religious and occupation. Even if the constituent assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. अब मैं बात करूं तो इसका जो चुनाव है वो मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले से ही कर चुके हैं. इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था. हर एक क्षेत्र से लोग चुनकर आए थे और इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी शामिल थे जिन्होंने भारत के आज़ादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. लेकिन स्वयं कांग्रेस के अंदर कई ऐसे राजनीतिक समूह और विचारों के लोग भी थे जो कि अलग अलग प्रकार के सवाल को उठा रहे थे. सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत भी नहीं थे. वो उनके द्वारा बनाए गए नियमों को भी रोक रहे थे, बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उन पे सवाल पूछ रहे थे. अब ऐसा नहीं था कि इसी पार्टी से हम जुड़े हुए हैं तो वो पार्टी जो कहेगा हम उसको चीज़ को स्वीकार कर लेंगे. अब देखा जाए इसमें तो सामाजिक रूप से इस सभा में एक तरीके से सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग भी थे. अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इस तरह का ही होता. अगर बात करूं मैं कि अगर हम उसे डायरेक्टली चूज करके ले आते, जनता चुनाव करके वहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं कि ये जाएंगे और वहाँ के संविधान लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो वहाँ क्या होता, सभी कास्ट के लोग जाते हैं, सभी धर्म के लोग जाते हैं, सभी संप्रदाय के लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चुन के वहाँ से लोग पहुँचते हैं. और हमारा डायरेक्ट इलेक्शन का पर्पज़ ही यही था कि हर एक समुदाय, हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र से लोग वहाँ पहुँचे, जो कि यहाँ भी हुआ था. यहाँ पे हर एक समुदाय के लोग थे, हर एक क्षेत्र के, हर एक जाति के, हर एक धर्म के, हर एक पेशों के वहाँ पे लोग थे जिन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति चिंता जताया और एक अच्छे संविधान का निर्माण भी किया. अब आगे आते हैं. फिर हमने देखा था द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी डेट. ठीक है, असेंबली इन सोशल टर्म टू द असेंबली रिप्रेजेंट मेंबर ऑफ, ये भी हमने देख लिया. इवन इफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल, ये भी हमने देख लिया. फाइनली द मैनर इन विच द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्स गिव sanctity to the constitution. The constituent assembly worked in a systematic, open and consensual manner. First some basic principles were decided and agreed upon. अब देखो, अगर इसके बारे में और मैं जिक्र करूँ तो किस तरीके से जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान, भारतीय संविधान, यहाँ हमें कई अलग अलग प्रकार के चीज़ देखने को मिलते हैं. हम संविधान सभा में जो कुछ भी काम को देखते हैं वह संविधान को एक पवित्रता की ओर ले जाता है. उसमें एक ऐसे नियम दिखाई पड़ते हैं जो नियम हमारे लिए सही हो. साथ ही साथ हम इसमें और भी कई विशेषताओं को देखते हैं.
और उनमें विशेषता ये है कि संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित और खुले तरीके से, जो कि सबके लिए अच्छा हो, इसका प्रयास करता है, इस पर आधारित है। जिसमें लिखा हुआ नियम किसी के लिए गलत नहीं है बल्कि सबके लिए अच्छा है, ठीक है। और जहाँ कुछ समस्याएं होती हैं उस पर हम कंसीडर भी करते हैं। सबसे पहले कुछ इस पे बुनियादी जो सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति भी बनाई गई। अब इसके बाद क्या होता है जरा ध्यान देखते हैं। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause. अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि सबसे पहले कुछ बुनियादी जो सिद्धांत थे इसको तय कर दिया गया और उसके बाद उन सभी बुनियादी सिद्धांतों पर सबकी सहमति बनाई गई। सबकी सहमति जब बनाई गई तो सब लोग ऐसे ही तो एग्री नहीं हो जाएंगे वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे जो प्रारूप जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है, प्रमुख थे, इनका नाम था भीमराव अंबेडकर। उन्होंने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर जो भी वहाँ पे नियम है, जो भी क्लॉजेज हैं, उन सभी पर एक दो बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने चर्चा किया और चर्चा करने के बाद उसमें 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार उन्होंने किया। तो मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। द मेंबर्स deliberated for 114 days split over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. This debate provide the rationale behind every provision of the Constitution, and these are used to interpret the meaning of the Constitution. अब इस पे इन्होंने 2000 से अधिक बार, ठीक है, संशोधन पे विचार किया। 3 साल में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा उस पर हुई। यानी कि अप्रॉक्स जो हम जानते हैं जितना समय लगा, तो इस संविधान को लिखने में जितना समय लगा उसमें से लगभग 114 दिनों तक लगातार वहाँ पर चर्चा किया गया। सभा में उपस्थित हर प्रस्ताव, हर एक शब्द और वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित थे उनके सामने बात की गई, रिकॉर्ड किया गया और उन्हें संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से भी जानते हैं। और फिर आगे जाके हम इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में उसे प्रकाशित भी करते हैं। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है और यही कारण है कि संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग भी होता है। अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपने संविधान में कई लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वो सब लोग संविधान के हर एक बातों पर डिस्कशन करते हैं और अंततः एक ऐसे संविधान को बनाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हद तक सही है। जय हिंद।